नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अग्निवीर जैसे ही लॉन्च हुआ था तो कुछ भाइयों का आर्मी में जाने का सपना टूटा था। इसी से रिलेटेड बड़ी ही गुड न्यूज आ रही है। अगर आप आर्मी में नहीं जा सके, उससे रिलेटेड यहाँ पे अपडेट आई है कि आप सीआरपीसी में भर्ती होकर देश की सेवा कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो अग्निवीर के तहत रैली भर्ती ना देख पा सके, कुछ तो यहाँ पे अग्निवीर लॉन्च होने की वजह से, कुछ जिनका एक एक्सपायर हो गया था इसकी वजह से, तो पूरी बात इसी पे हम करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो न्यूज आई है, एक कल ही अपडेट आई हुई थी सीआरपीएफ के ऑफिशियली वेबसाइट पे। पूरी तरह से आपको यहाँ पे मैं यहाँ पे बताता हूँ कब से इसकी ऑनलाइन होगी, क्या प्रक्रिया रहेगी, कब से आपका टेस्ट होगी और क्या क्या यहाँ पे स्टैंडर्ड फुलफिल करना है इसको लेकर, यानी कि सीआरपीसी भर्ती को लेकर। यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका ऑनलाइन स्टार्ट होने वाली, साइड में भी मैं लगा दूंगा, नहीं तो ये टेलीग्राम पर मैं नोटिफिकेशन भेज दिया हूँ। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी जो ऑनलाइन होने की प्रक्रिया है कल से स्टार्ट होने वाली, यानी कि 10/5/2023, यानी कि 10 में से स्टार्ट होगी और ये आपका 31 मई तक चलेगी। अब ये ऑनलाइन प्रक्रिया होगी, इसमें कोई अदर यानी कि अदर मोड से आप नहीं भेज सकते। जैसे कि कुछ ऐसे अपडेट आती है सीआरपीएफ के तरफ से कि आप इसमें जो ऑफलाइन भेज सकते हैं डाक के द्वारा, लेकिन ये ऑनलाइन प्रक्रिया है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करनी होगी। और इसका जो एडमिट कार्ड आने की यहाँ पे तिथि बताई गई है, टेंटेटिव डेट बताई गई है, ये आपका यहाँ पे 15/7 यानी कि 15 जुलाई को इसका टेंटेटिव जो डेट है कि एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। अब इसका जो एग्जाम है 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के बीच कराई जाएगी। तो पूरी तरह से इसको लेकर आप अप्लाई कर सकते हैं और पे लेवल भी काफ़ी स्टैंडर्ड रखा गया है। अगर आप यहाँ पे एएसआई के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 29,000 से लेकर यहाँ पे 92,000 तक का सैलरी दी जाएगी। और अगर आप यहाँ पे हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं तो हेड कांस्टेबल में आपको 25,000 से लेकर 81,000 तक की सैलरी दी जाएगी। और यहाँ पे पोस्ट की मैं बात कर लूँ तो पोस्ट यहाँ पे काफ़ी कम है। टोटल पोस्ट जो अब एएसआई के लिए अप्लाई करेंगे तो इसमें आपका 27 पोस्ट है और यहाँ पे हेड कांस्टेबल के लिए आपको यहाँ पे 224 पोस्ट है। यानी कि जिस प्रकार से इंडियन आर्मी में आपका पोस्ट रहता है, या तो क्लर्क हो या ट्रेडमैन हो या टेक्निकल हो, उसी प्रकार से इसका भी पोस्ट है। यानी कि 224 तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि 224 है, जो आपका जीडी का जो इंडियन आर्मी में रहती है वही इसका भी पोस्ट है। तो आप बिल्कुल अप्लाई करें जो इंडियन आर्मी से हताश हैं अग्निपथ लागू होने से और जिनका एक्सपायर हुआ है, उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ जो आपका जनरल कैटेगरी से आते हैं, उनमें यहाँ पे दिया गया है 21 पोस्ट दिया गया है। एससी एसटी के लिए यहाँ पे दिया गया है 4 और 2 पोस्ट जो आपका यहाँ पे एएसआई में है। हेड कांस्टेबल की मैं बात कर लूं तो ईवार में जो जनरल में दिया गया है 173 पोस्ट दी गई है और एससी में दिया गया है 34 पोस्ट है और आपका एसटी में 17 पोस्ट है, यानी कि टोटल मिलाकर 224 पोस्ट यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे पूरी तरह से मैं बात कर लूँ कि एज स्टैंडर्ड क्या रखी गई है, तो एज स्टैंडर्ड यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो आपका पीडीएफ है पूरी तरह से आप खुद से भी रीड कर लेना। द अपर एज लिमिट फॉर द अपियरिंग यानी कि 40 ईयर्स दिया गया, यानी कि 40 साल तक के जो भी बंदे हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया है कि कैंडिडेट शुड नॉट बॉर्न बिफोर, आपको दिया गया है 1/6/1983। और यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि इसमें क्या क्या किस प्रकार से प्रक्रिया रहेगी, एग्जाम कब से होगा और एग्जाम के बाद क्या फिजिकल टेस्ट होगी, मेडिकल टेस्ट होगी, किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया है। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कराई जाएगी, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होने के बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगी, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कराई जाएगी। इसके बाद फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लगाया जाएगा और जो फाइनल मेरिट लिस्ट है ये आपका यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है इसी से पूरी तरह से कट ऑफ लिया जाएगा। फिजिकल का भी नंबर यहाँ पे दिखा जाएगा, परफॉर्मेंस देखा जाएगा, जो आपका स्किल टेस्ट है उसका भी परफॉर्मेंस देखा जाएगा, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। अगर आप यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, फर्स्ट एग्जाम है, उसमें आपको कितना नंबर लाइएगा उसके बाद आप स्किल टेस्ट के लिए जाइएगा, यानी कि सिलेक्शन होगा अदर यहाँ पे जो भी प्रक्रिया है उसको लेकर। तो आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी इसमें आपका 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसके लिए आपका टाइमिंग दिया गया है 90 मिनट आपके टाइमिंग दिया गया। इसमें टोटल मार्क्स का 40% अगर आप करते हैं ईवार यानी कि जनरल वाले अगर 100 में से 40 नंबर लाते हैं तो आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आप अपियर होंगे, आपको यहाँ पे कॉल लेटर आएगी।
और जो SC ST वाले हैं उसको आपका 35% करना है, यानी कि 100 में से 35 नंबर आप लाते हैं तो SC ST वालों को लिए नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाई जाएगी, स्टेज के लिए बुलाई जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो आपका स्किल टेस्ट है उसके लिए बुलाई जाएगी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाई जाएगी। तो आप पूरी तरह से पूरी रीड कर लेना, पूरी यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्लियरिटी दी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर का भी बात किया गया है, जो साइड में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम सेंटर की पूरी तरह से यहाँ पे बात किया गया है, जिसमें आपका 7 से 8 यहाँ पे एग्जाम सेंटर का नाम दिया गया है। फर्स्ट में आपका रायपुर हो गया, दूसरा आपका हो गया बिलासपुर हो गया, गुवाहाटी हो गई, इम्फाल हो गई, जम्मू हो गई, उसके बाद श्रीनगर, गांधीनगर, पटना, प्रयागराज, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और अजमेर, ये सारे जो सिटी है बस इतना ही में आपका एग्जाम सेंटर बनाई जाएगी। तो जो बिहार वाले हैं उनके लिए तो पटना हो जाएगी, जो यूपी वाले हैं उनके लिए प्रयागराज हो जाएगी, दिल्ली वाले के दिल्ली रह जाएगी, कोलकाता वाले हैं उनकी आपका जो लखनऊ जो बंगाल वाले हैं उनकी कोलकाता हो जाएगी। इस प्रकार से आपकी सभी यानी कि स्टेट की जो आपका मेन सिटी है वहां पे आपकी एग्जाम सेंटर रहने वाली है। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि आपकी जो हाइट है वो कितनी रहने वाली है, हाइट क्या रहेगी, चेस्ट क्या रहेगी, किस प्रकार से इसकी स्टैंडर्ड दी गई है। और इसके लिए वही एलिजिबल है जो आपका यहाँ पे 10+2 किए हुए हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट की एग्जाम क्लियर किए हैं वही यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ भाई का ये है जो 10 के बाद यानी कि 10वीं के बाद डिप्लोमा किए हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके लिए साफ नोटिफिकेशन में लिखा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि सिर्फ 12th स्टैंडर्ड जो है वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी तरह से यहाँ पे बात की गई है। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ हाइट को लेकर। तो यहाँ पे लिखा गया है कि मेल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज लिस्ट, यानी कि कुछ लिस्ट दिया गया है, इस लिस्ट को छोड़कर जो भी कैंडिडेट है उनकी जो हाइट होनी चाहिए 1.65 यानी कि 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अब आपके यहाँ पे एक्सप्रेशन यानी कि फुलाने जो आपका चेस्ट होना चाहिए विदाउट फुलाया हुआ आपका 77 होना चाहिए, 77 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद एक्सपेंडेड के बाद आपका 82 होना चाहिए, 82 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, कुछ लिस्ट दिया गया है कि इनकी हाइट इतनी रहेगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया कैंडिडेट फिल इन द, यानी कि कुछ कैटेगरी यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि गोरखा है, या यहाँ पे देख सकते हैं डोगरा है, कुमाऊं है, महाराष्ट्र है, ये सारे जो कैंडिडेट है इनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट विदाउट फुला हुआ 77 होनी चाहिए और फुलाने के बाद इनका 82 होनी चाहिए। और कुछ यहाँ पे नीचे 3 नंबर में देख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे आप साइड में भी देख सकते हैं, पूरी तरह से आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा गया कि ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड, जो ऊपर आपका दिया गया है इसमें आपका वही हाइट उतना ही दिया गया है, 162.5 दिया गया है, और उसके बाद चेस्ट जो दिया है 76 दिया है, और यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको फुलाने के बाद चेस्ट है 81 सेंटीमीटर दी गई है। और इसके लिए आप फीमेल वाले जो कैंडिडेट हैं उसके लिए भी यहाँ पे स्टैंडर्ड दी गई है, जो आपकी हाइट होनी चाहिए 155 होनी चाहिए। जो इन कैटेगरी है जैसे कि गोरखा हो गया, डोगरा हो गया, कुमाऊं हो गया, ये सभी को छोड़कर अदर जो भी कैंडिडेट रहेंगे फीमेल वाली उनकी 155 हाइट होनी चाहिए, 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो फीमेल जो गोरखा हो गए और कुमाऊं हो गए, महाराष्ट्र मराठा हो गए, ये सभी का आपका 100 यानी कि 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये पूरी तरह से आप रीड कर लेना, पूरी यहाँ पे विश्लेषण दी गई है, पूरी तरह से जिस प्रकार से रैली का स्टैंडर्ड है वो पूरी तरह से बात किया गया है, से आप रीड कर लेना। और काफी बेहद अपॉर्चुनिटी है उन सभी भाइयों के लिए जो इंडियन आर्मी में सिलेक्शन ना हो सके, एक तो सरकार की गलती से और एक अपनी एज एक्सपायर होने की वजह से। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो से रिलेटेड और किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही ऑफिशियली नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। फिर मिलते किसी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।